नमस्कार, होमी टीवी भारत में आपके स्वागत है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की है कि ग्लोबल एआई इम्पैक्ट समिट अब भारत में आयोजित किया जाएगा। मंत्री के अनुसार यह समिट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के तकनीकी क्षेत्र में उभरने में भारत की पहचान को उजागर करेगा। वैष्णव ने बताया कि इससे पहले यहाँ समिट यूके, दक्षिण कोरिया और फ्रांस में हो चुका है। मुख्य इवेंट से पहले G20 तैयारी मॉडल की तरह सभी राज्यों में क्षेत्रीय एआई समिट आयोजित किए जा रहे हैं ताकि हर राज्य में नई तकनीक और एआई के लाभों का बढ़ावा दिया जा सके। ग्लोबल एआई इम्पैक्ट समिट भारत में होगा। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से दुनिया भर में भारत को टेक्नोलॉजी के एक बड़े हब की तरह स्थापित किया है, उसी के तहत एआई का इम्पैक्ट समिट पहले जो यूके, साउथ कोरिया और फ्रांस में हुआ था, वो इस बार भारत में हो रहा है। इसके तैयारियों के स्वरूप में जैसे G20 में देश के सभी प्रदेशों में एआई, जैसे G20 में देश के सभी प्रदेशों में G20 के रीजनल समिट किए गए थे, वैसे ही एआई इम्पैक्ट समिट के भी रीजनल एआई इम्पैक्ट समिट सभी प्रदेशों में किए जा रहे हैं। हाल ही में मेघालय में, उड़ीसा में कई जगह हुए हैं और आज राजस्थान में एआई का रीजनल समिट अभी संपन्न हुआ है। इस कार्यक्रम के दौरान स्टेट की एआई इम्पैक्ट पॉलिसी, राजस्थान की एआई पॉलिसी, साथ ही साथ टेक्नोलॉजी के साथ युवा जुड़ पाए और एक नए स्किलिंग के कार्यक्रम का भी उद्घाटन हुआ है। एआई का स्किल नौजवानों को मिले, युवाओं को मिले और एआई सीख के अपने जीवन में प्रयोग कर पाए और विशेषकर जो लघु उद्योग हैं वो सब अपने जीवन में, वो सब अपने कार्य में अगर एआई का उपयोग करके प्रोडक्टिविटी को बढ़ाते हैं तो उसका लाभ उनको मिलेगा। इसी उद्देश्य के साथ स्किलिंग का कार्यक्रम चालू आज किया गया है, आरंभ किया गया है, जो कि 10 लाख युवाओं को एआई के स्किल देने का इसमें गोल रखा गया है। आगामी 1 वर्ष के अंदर अंदर इस गोल को पूरा किया जाएगा और 10 लाख नौजवानों को, युवाओं को और छोटे उद्यमियों को एआई के स्किल्स दिए जाएंगे। साथ ही साथ जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने टेक्नोलॉजी को डेमोक्रेटाइज करने का संकल्प लिया है, उसी के माध्यम से एआई मिशन में बहुत ही महत्वपूर्ण 38,000 एआई के जीपीयूज यानी उनके कंप्यूटर्स आज सभी को उपलब्ध कराए गए, जो कि बहुत कम कीमत में सभी को एआई की फैसिलिटी आज मिल पा रही है। भारत में एआई में करीब $70 बिलियन का इन्वेस्टमेंट हो रहा है, जो कि बहुत मेजर इन्वेस्टमेंट है। $70 बिलियन आर बीइंग इन्वेस्टेड इन एआई डेटा सेंटर्स इन आवर कंट्री। इस मिशन में कई तरह के नए प्रयोग, कई तरह की नई एप्लीकेशंस और कई तरह के नए टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के काम भी हाथ में लिए गए। जैसा हम सब जानते हैं, एआई के आर्किटेक्चर में 5 लेयर्स हैं। सबसे टॉप लेयर है एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन के लिए भारत की सभी आईटी कंपनीज को साथ जोड़कर उनको एआई के यूज के लिए, एआई की एप्लीकेशंस को डेवलप करने के लिए, इंडस्ट्री में एआई का उपयोग कैसे बढ़े, उसके लिए तैयार करने का काम बहुत तेजी से चल रहा है और अच्छी सफलता उसमें मिली है। एआई में हायरिंग करीब 33% की ग्रोथ है एआई हायरिंग में। एआई में जो रोजगार मिल रहा है उसमें करीब 33% की एनुअल ग्रोथ है। दूसरा जो लेयर है वो मॉडल्स का लेयर है। आज करीब दुनिया भर में 1 मिलियन से ज्यादा ओपन सोर्स मॉडल्स अवेलेबल हैं। बहुत सारे मॉडल्स को उपयोग करके उनसे कैसे प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएं, ये देश में बहुत तेजी से इसका काम चल रहा है। सेमीकंडक्टर है तीसरा लेयर, चिप्स का, उसमें भी बहुत तेजी से प्रोग्रेस हो रही है
डेटा सेंटर्स में 70 बिलियन, जो कि फोर्थ लेयर है इस आर्किटेक्चर का, उसमें $70 बिलियन का इन्वेस्टमेंट आ रहा है। और एनर्जी, आने वाला युग एआई का युग है। एआई के युग में एनर्जी बहुत क्रिटिकल रोल प्ले करेगी, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने न्यूक्लियर एनर्जी को एक बहुत ओपन, ट्रांसपेरेंट तरीके से एक उसकी ओपननेस लाए शांति बिल के माध्यम से, जिससे कि न्यूक्लियर एनर्जी एआई के लिए एक बड़ा एनर्जी का सोर्स बने। तो इस तरह से पांचों लेयर्स एआई स्टैक, उन पांचों ईरान में जारी विरोध प्रदर्शनों के बीच भारतीय नागरिकों की सुरक्षा को लेकर भारत सरकार ने चेतावनी जारी की है। सरकार ने भारतीय नागरिकों को गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी है, जिसका स्वागत भारत के पूर्व राजदूत गदम धर्मेंद्र ने किया है। धर्मेंद्र ने कहा है कि यह सलाह सही समय पर दी गई है और इससे नागरिकों को भरोसा मिलता है। वर्तमान में ईरान में 3000 से अधिक भारतीय छात्र हैं, जिनमें अधिकांश मेडिकल कोर्स कर रहे हैं। पूर्व राजदूत ने यह भी कहा है कि सरकार हालत पर करीब से नज़र रख रही है और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। विशेष रूप से छात्रों और नागरिकों की सुरक्षा सर्वोपरि रखी जा रही है। Advisory, sir. And it says that in view of the recent development, Indian nationals are advised to avoid non-essential travel to Iran until the further notice. Your take on the advisory, because in even in Iran we have assets, important strategic assets as well. Your take on the advisory and also on the safety of all those assets as well, sir. What's your take? Well, we'll start with the safety. I think it's a timely advisory by the embassy to assuage the people. Our students, we have about 3,000 plus students studying in Iran in universities in Tehran, Isfahan, and Shiraz, mostly medical students. We also have seminary students in Qom and Mashhad. So these advisories help to assuage our people that the government is closely monitoring the developments and we are prepared for any contingency. So that is one strong message to our people. And the advisory, if you note, also tells the children to stay put on campuses and not to participate in any of these activities. It is very important that they kind of distance themselves from these developments and stay safe. The campus generally, what we've noticed this time, according to reports, is the campuses seem to be much more peaceful than they were in 2022. So I think that's a good sign. But the advisory is important, and I think all the Indian nationals should be following these measures. Stay away from the demonstrations. Plus, we are foreigners, so it's best not to associate ourselves politically with these internal developments in another country where we are a guest. As regards the strategic assets, our main relationship with Iran, I think, remains strong. The bilateral relationship is firm and strong now, with India assuming the BRICS chairmanship. Iran is a member of BRICS, so I think that gives us greater opportunities to engage the Islamic Republic. We have a major engagement with Iran in the Chabahar port. There have been no reports of major disturbances from Chabahar. So I think the port itself would come under the strategic control of the armed forces or the police forces. So I don't think there is going to be much disruption in our interests in Iran. I think the most important for us would be to continue to monitor the developments and ensure that our citizens are safe. I think that would be the. लखनऊ को पर्यटन के क्षेत्र में एक नई सौगात मिली है। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग की ओर से शुरू की गई लखनऊ दर्शन इलेक्ट्रॉनिक डबल डेकर बस सेवा का आज औपचारिक शुभारंभ किया गया। सुबह 10 बजे 10:90 चौराहे से पर्यटन मंत्री ने हरी झंडी दिखाकर इस सेवा की शुरुआत की। इस इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस राजधानी के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आधुनिक प्रमुख स्थलों का भ्रमण
कराएगी। आम लोगों और पर्यटकों के लिए यहाँ नियमित सेवा 7 जनवरी से शुरू होगी। बस सेवा सुबह और शाम दोनों शिफ्ट में उपलब्ध रहेगी ताकि पर्यटक अपनी सुविधा के अनुसार लखनऊ की ओर शेयर कर सके। पर्यटन विभाग की ओर से यात्रियों को आकर्षित करने के लिए 31 जनवरी तक टिकट बुकिंग पर 10% के विशेष छूट दी जा रही है। बस का किराया वयस्कों के लिए 500 रुपये और बच्चों के लिए 400 रुपये तय किया गया है। यहाँ इलेक्ट्रिक बस सेवा न सिर्फ पर्यटन को बढ़ावा देगी बल्कि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी एक अहम कदम मानी जा रही है। पाली में चलेगी सुबह और शाम में 8:30 से 11:30 और 4 से 7। ये सर्दी देखते हुए ये टाइम डिसाइड किया गया है और यहाँ से ये 10:90 से रोज़ प्रातः और शाम में ये 10:90 से 10:90 चौराहे से शुरू होगी और हज़रतगंज होते हुए रेसिडेंसी तक जाएगी। इसमें बीच में जितने भी ऐतिहासिक धरोहरें हैं उनके बारे में इसमें बताया जाएगा। इसमें विशेषता ये है कि इसके अंदर एक गाइड रहेंगे जो हमेशा इसमें जो भी रास्ते में लखनऊ के इतिहास के बारे में और जितने भी यहाँ पे हिस्टोरिकल और कल्चरल यहाँ की रिचनेस है उसके बारे में अवगत कराते रहेंगे। और एक इसके बाद जैसे मैंने बताया यहाँ से हज़रतगंज से होते हुए रेसिडेंसी पहुँचेंगे। रेसिडेंसी पे स्टॉप होगा, वहाँ पे अंदर एक गाइडेड टूर होगा। उसके बाद फिर बस में चढ़ते हुए पुनः यहाँ से विधानसभा जाएंगे। वहीं से रेजिडेंसी से हज़रतगंज होते हुए विधानसभा में स्टॉप होगा। विधानसभा का एक टूर कराया जाएगा, वहाँ पर अंदर एक्सक्लूसिव टूर है। और उसके बाद वापस वहाँ पे विधानसभा से बोर्ड करेंगे और वापस यहाँ पे आएंगे 10:90 से होते हुए यूपी दर्शन पार्क जाएंगे, जो कि आपको सबको मालूम है वेस्ट टू वंडर पार्क है। और उसमें वहाँ पे एक गाइडेड टूर होगा और उसके बाद फिर वापस यहाँ पे 10:90 पे डी बोर्ड करेंगे। शाम में इसमें थोड़ा सा परिवर्तन रहेगा। शाम में बस ये है कि पहले यूपी दर्शन पार्क जाएंगे, उसके बाद विधानसभा का टूर होगा और फिर रेसिडेंसी में लाइट एंड साउंड शो है उसके बारे में वहाँ पे दिखाया जाएगा। और फिर वापस आते हुए फूड वैली पे डी बोर्ड किया जाएगा। तो इसमें एक गाइड रहेंगे। इसका जो टिकट प्राइसिंग है वो 500 रुपये और 400 रुपये रखा गया। 500 रुपये एडल्ट के लिए और 400 रुपये जो हमारे बच्चे हैं 5 से 12 वर्ष के। और सभी इसमें गाइड रहेंगे, 3 जगह एंट्रीज रहेंगी, गाइड पूरे रास्ते में बताते रहेंगे और ये हर रोज़ चलेगी सेवा। तो कोई कन्फ्यूजन हो कि ये केवल जब सब लोग भर जाएंगे तब चलेगी, ऐसा नहीं है। ये हर रोज़ चलेगी सुबह शाम में। और इसमें आगे आने वाले दिनों में व्यवस्था की जा रही है कि कोई चाहे तो पूरी बस भी इसमें बुक कर सकता है और कोई अगर चाहे तो टॉप डेक बुक कर सकता है, लोअर डेक बुक कर सकता है। और जो टिकटिंग की व्यवस्था है वो ऑनलाइन है। ऑनलाइन प्लस अगर कोई ऑन स्पॉट आता है बिना टिकट के तो ऑन स्पॉट भी पेमेंट करने पे यूपीआई या फिर कैश, तो उसके लिए हम लोग ने टिकट की व्यवस्था करी हुई है। तो दोनों सभी तरह से इसमें टिकटिंग मोड्स भी खुले हुए हैं, ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन। तो आज इसका लोकार्पण माननीय मंत्री जी के कर कमलों से किया जा रहा है और मैं आशा करूंगा कि सभी लखनऊ वासी पर्यटक जो लखनऊ पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई शुरुआत आज आपने की है और लखनऊ दर्शन के नाम से आज बस की यात्रा आपने। देखिए लखनऊ वासियों को प्रदेश वासियों को ढेर सारी इस नई ई बस सर्विस के आज के शुरुआत के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं। ये ई बस सेवा जो भी हमारे लखनऊ के ऐतिहासिक स्थल हैं, जो पौराणिक आध्यात्मिक स्थल हैं, जो ऐसे स्थल हैं जिनके लिए दुनिया का आकर्षण का विषय हो सकते हैं, उन सब डेस्टिनेशन पर ये बस यात्रियों को प्रतिदिन सुबह और शाम यात्रा कराने का काम करेगी। इस पर एक सुयोग्य हमारा गाइड भी रहेगा जो हर स्थान के हर डेस्टिनेशन के बारे में पूरा ऐतिहासिक वर्णन करेगा, उनको सभी यात्रियों को बताता रहेगा। ये बस शुरुआत आज हुई है, इसमें हम लोग लखनऊ दर्शन जो बस ये स्टार्ट हो रहा है, प्रारंभ हो रहा है, क्या कुछ ये ऐसी ई बस सर्विस है जो पॉल्यूशन मुक्त होगी। सुबह शाम
दो बार में यात्रा उन सब दर्शनीय स्थलों के, पर्यटक स्थलों के, ऐतिहासिक स्थलों के, आध्यात्मिक पौराणिक स्थलों के दर्शन कराएगी, जिसका इतिहास लखनऊ की पहचान है। इसमें स्किल्ड टूरिस्ट गाइड भी होगा। 500 रुपये एडल्ट के लिए और 400 रुपये बच्चे के लिए इसका टिकट रखा गया है। और इसका जो इसको हम ऑनलाइन भी बुक करा सकें टिकट को, और फिजिकली भी यहाँ प्राप्त कर सकते हैं। जो फिजिकल टिकट होगा उस टिकट में खासियत ये होगी कि वो टिकट लौट के जब घर आप फाड़ के किसी गमले में डाल देंगे, मिट्टी से ढक देंगे, पानी डाल देंगे, तो उसमें पौधा उगेगा तुलसी का, और जब तक तुलसी का पौधा रहेगा तब तक आपको आध्यात्मिक ताकत भी देगा, रोगों से निदान भी कराएगा, और इस यात्रा की यादगार भी देने का काम करेगा। ये और विशेष बात है। और इस यात्रा को आगे हम लोग ले जाने का काम करेंगे, राष्ट्र प्रेरणा स्थल तक उसको भी इससे कनेक्ट कराने का काम करेंगे। गाइड भी रहेगा, कोई गाइड भी विधानसभा इसमें, हाँ गाइड इसमें स्किल्ड गाइड रहेगा। और ये बस जो है जिसमें इसकी यात्रा में विधानसभा भवन भी सम्मिलित है, विधानसभा भवन के अंदर की पूरी यात्रा भी कराने का काम होगा। सर, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि SIR नहीं NRC कराया जा रहा है। देखिए, अखिलेश जी कोई सच्चाई की बात नहीं करते हैं। अखिलेश जी हमेशा घुमा के, फैला के, तथ्यों को तोड़ के, मरेड़ के, बेबुनियाद और बेसलेस, जिसका कोई आधार नहीं, उस तरह के बे औचित्य के लगातार बात करने का काम करते हैं। SIR हुई, सबसे ज़्यादा इनके कार्यकर्ताओं ने मेहनत करी, खुद ही कहते हैं वो सहयोग किया, अच्छी का बताया कि बहुत अच्छा SIR हुआ। अब ये कहने लगे कि ये NRC कर रहे हैं। इस तरह की बातों पर जनता इनका विश्वास करना बंद कर देगी। इसलिए बेबुनियाद तथ्य विहीन बातें करना इनको जनता स्वीकार नहीं करती है। बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर कथित हमलों की खबरों के बीच विश्व हिंदू परिषद ने गंभीर चिंता जताई है। BHP के अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने इस स्थिति को वैश्विक लोकतांत्रिक मूल्यों, धार्मिक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए एक बड़ी चुनौती बताया है। आलोक कुमार ने आरोप लगाया है कि बांग्लादेश में लगातार हत्याएं हो रही है और एक ही ऐसा मामले चुनाव नज़दीक आने पर बढ़ जाते हैं। उन्होंने भारत में मुस्लिम समुदाय से भी इस हिंसा के खिलाफ आवाज़ उठाने की अपील की है। BHP का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इस मुद्दे पर संज्ञान लेना चाहिए और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए। मैं समझता हूँ कि ये सारे विश्व के लिए और जिन सिद्धांतों को हम प्रिय मानते हैं, लोकतंत्र, धार्मिक स्वतंत्रता, बोलने की आज़ादी, इन सब के लिए भी सबको एक चुनौती है। अभी जब दीपू की हत्या हुई थी तो आरोप था कि उसने इस्लाम की तौहीन की है, और वो तौहीन ये थी कि उसने इस्लाम को बाकी धर्मों के बराबर बताया था, सब धर्मों को समान कहा था। वहाँ लगातार लोग मारे जा रहे हैं, यातना दे के मारे जा रहे हैं, कैमरों के सामने हजारों की भीड़ के द्वारा। मैं प्रतीक्षा कर रहा हूँ कि भारत के मुसलमान इस पर प्रतिक्रिया देंगे। मुस्लिम संगठन जो धार्मिक आज़ादी की बात करते हैं, धर्मों की बराबरी की बात भारत में करते हैं, वो बांग्लादेश के बारे में भी करेंगे। अभी तक उनमें से किसी का बयान हमने देखा नहीं, ना जमात का, ना जमीयत का, ना देवबंदियों का, ना बरेलवियों का। एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है। मैं समझता हूँ कि विश्व भर के हिंदुओं को संगठित करने का हमारा प्रयत्न, पूरी दुनिया में इन अत्याचारों का विरोध करना और पाकिस्तान और बांग्लादेश पर ये दबाव बनाना कि वो हिंदुओं की सुरक्षा के लिए व्यापक प्रबंध करे, ये आवश्यक है। बांग्लादेश में जब भी चुनाव नज़दीक आते हैं तब ये घटनाएं होती हैं। जब मोहम्मद यूनुस पहली बार ढाका आए थे तो उन्होंने वचन दिया था कि वो रक्षा करेंगे, पर वैसा हुआ नहीं है। वहाँ की स्थिति चिंताजनक है। हम अपना प्रयत्न जारी रखेंगे। लगातार 6 हिंदुओं की वहाँ पर हत्या कर दी गई है और कल भी वहाँ पर एक किराना व्यापारी और एक पत्रकार को मारा गया।
ये लगातार होती हुई हिंसाएं आजादी के समय से उसके पहले से चल रही है। जिस समय भारत आजाद हुआ महात्मा गांधी यहाँ नहीं थे, वो नोआखली में थे जहाँ हिंदुओं के साथ अत्याचार हुआ था। इसको समझने के लिए ये जानना पड़ेगा कि कुछ लोग अपना धार्मिक विश्वास मानते हैं कि जिहाद करना है, हिंसा करनी है, हत्या करनी है। ये केवल कानून व्यवस्था नहीं, ये एक वैचारिक चुनौती है और सबको ये समझना पड़ेगा कि जिहाद की जो हिंसा की कंसेप्ट है ये पुरानी हो गई है और वर्तमान जगत इसको स्वीकार नहीं कर सकता। कम कैसे होगी, रुकेगी कैसे भाई साहब? क्या इस तरह के कदम उठाने चाहिए इस तरह की हिंसा? पूरे दुनिया को इसके लिए करना पड़ेगा, यूएनओ को, यूएनएचआरसी को और बाकी लोगों को भी इसके लिए प्रयत्न करना पड़ेगा। हमने उन संगठनों को भी कहा है दुनिया भर के जो बांग्लादेश को मदद करते हैं, आर्थिक मदद करते हैं, कि ये बात बांग्लादेश को बताएं कि इस तरह का अगर होगा तो उनकी एड पर भी असर पड़ सकता है। जेएनयू कैंपस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ नारेबाजी की खबरों पर राजनीतिक प्रतिक्रिया तेज हो गई है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने इस मामले पर कड़ा रुख अपनाते हुए चेतावनी दी है कि मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा है कि कैंपस में अशांति फैलाने की किसी भी कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने जोर देते हुए कहा है कि बीजेपी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति और सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली सरकार का कहना है कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। वो मानिए कोई हंगामा करेगा तो इसी तरह जेल में जाएगा। ये भाजपा का राज है, एनडीए की सरकार है, यहाँ पे हंगामा करने वाले को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाता। दंगाइयों का स्थान जेल में है, दंगाई जेल में रहेंगे। बस मुझे इस बात का अफसोस है, कल आम आदमी पार्टी ने जो स्टेटमेंट दी, मैं सुबह अखबारों में पढ़ रहा था, संजय सिंह जी ने कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट का तो सम्मान करता हूं, लेकिन अरे भाई जब करते हो तो लेकिन कहां से आ गया बीच में? लेकिन इनको जेल में नहीं रखना चाहिए, इनको आजाद करना चाहिए, मतलब दंगाइयों को आजाद करना चाहिए। ये मांग है आम आदमी पार्टी की, यही मांग कांग्रेस की रही है 1984 के सिख कत्लेआम के लोगों को छोड़ने के लिए। यही मांग आज आम आदमी पार्टी कर रही है। ऐसा क्या सहयोग है कि ये देश तोड़ने वाले लोगों का साथ देते हैं? इसीलिए ऐसे लोग दंगा करते हैं, इसीलिए ऐसे लोगों का दिल बढ़ता है, इसीलिए ऐसे लोगों के अंदर और ऐसे दंगे करने की हिम्मत बनती है, क्योंकि सहाय सत्ता जैसी पार्टियां जब इनका साथ देती हैं। मैं जो संजय सिंह जी ने बयान दिया उसके कड़े शब्दों में निंदा करते हुए कहना चाहता हूं, दंगाइयों का स्थान जेल में है और वो जेल में ही रहने चाहिए। धन्यवाद। दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर सियासत तेज हो गई है। दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता आतिशी ने आम आदमी पार्टी की ओर से बीजेपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आतिशी ने कहा है कि राजधानी में प्रदूषण का सबसे ज़्यादा असर बच्चों की सेहत पर पड़ रहा है और अस्पताल सांस से जुड़ी बीमारियों के मरीजों के से बड़े हुए हैं। और उन्होंने आरोप लगाया है कि बीजेपी सरकार इस मुद्दे पर चर्चा से बच रही है। आतिशी ने मांग की है कि दिल्ली की विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर वायु प्रदूषण पर तुरंत बहस की जाए। जनता पार्टी बीजेपी की दिल्ली सरकार प्रदूषण के मुद्दे से भाग रही है। आज दिल्ली की सबसे बड़ी समस्या है प्रदूषण। बच्चे, छोटे छोटे बच्चे स्टेरॉइड्स के साथ, इनहेलर के साथ ही सांस ले पा रहे हैं। बुजुर्गों की जान जा रही है। एम्स में, हर बड़े अस्पताल में सारे बिस्तर भरे हुए हैं ऐसे लोगों से जो सांस नहीं ले पा रहे हैं। और जब आम आदमी पार्टी प्रदूषण पे सवाल लगाती है, जब प्रदूषण के मुद्दे पे चर्चा की मांग करती है, तो भारतीय जनता पार्टी चर्चा से बचने के लिए क्या क्या बहाने बनाती है। देश के इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि किसी सदन में सत्ता पक्ष विपक्ष के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहा है, विपक्ष के खिलाफ सदन छोड़ के चला गया।
क्यों हो रहा है ये तमाशा? ये तमाशा हो रहा है बीजेपी की सरकार को बचाने के लिए, बीजेपी जो प्रदूषण की चर्चा से भागना चाहती है उसके लिए, क्योंकि बीजेपी के पास कोई जवाब नहीं है। पूरी दिल्ली ने, पूरे देश ने देख लिया है कि किस तरह से AQI मॉनिटर्स को मैनिपुलेट किया जा रहा है, उन पे पानी का छिड़काव किया जा रहा है। पूरे देश ने देख लिया है कि किस तरह से दिल्ली के प्रदूषण में लोग मर रहे हैं, लेकिन बीजेपी की सरकार चर्चा से भागने की कोशिश कर रही है। हम ये मांग करते हैं कि ये सब ड्रामेबाजी बंद की जाए और तुरंत प्रदूषण जो सबसे बर्निंग इशू है, सबसे इम्पोर्टेंट इशू है आज दिल्ली का, उस पर तुरंत चर्चा की जाए। फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा खबरों देखते रहिए होमबिल TV भारत।